Assalamu alaikum dear students, welcome to the Prisoners of Geography lecture series on Learn Actually. आज हमारा पहला लेक्चर है और दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी एक्सप्लिसिटली अबाउट रशिया, प्रीवियसली नोन एज सोवियत यूनियन। तो इस लेक्चर में हम रशिया की लोकेशन के अलावा इसकी जियो स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस, इसकी लोकेशन की वजह से और इसके जो रिलेशनशिप्स हैं अपने नीबर कंट्रीज़ से और एक ग्रेटर सिनेरियो में या ग्रेटर पर्सपेक्टिव में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या जियो पॉलिटिक्स में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी देखने वाली चीज़ है वो ये है कि रशिया जो है वो दो कॉन्टिनेंट्स में एट द सेम टाइम पाया जाता है। यानी रशिया जो है वो एशिया का भी पार्ट है। यानी ये जो लाइन हमें नज़र आ रही है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो अगली स्लाइड्स में जाके हम देखेंगे। तो इस लाइन के लेफ़्ट साइड पर रशिया का वो हिस्सा है जो यूरोप में पाया जाता है, और इस लाइन के जो राइट पे यहाँ तक बिल्कुल एंड तक जो हिस्सा है ये यूरोप का एशियन पार्ट है। यानी यूरोप का एक ही वक्त में एशिया और यूरोप में पाया जाना इसकी एक यूनिकनेस कहलाता है। अच्छा, अब लेट्स ट्राई टू सी कि रशिया एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो लाइन हमने अभी लास्ट स्लाइड में यानी ड्रॉ की थी डिमार्केशन के लिए, यानी वो बेसिकली ये लाइन थी, और ये लाइन जो है ये रशिया की टेरिटरी में पाए जाने वाली यूरॉल माउंटेन्स हैं। यानी यूरॉल माउंटेन्स वो पॉइंट है बेसिकली जिसके लेफ़्ट पे यूरोपियन रशिया है और राइट पे जो एशियन रशिया है। अच्छा, जो एशियन रशिया या एशियन पार्ट ऑफ रशिया है जो कि यूरॉल माउंटेन से एक्सपैंड होते हुए बिल्कुल पैसिफिक तक पहुंच जाता है, इसको हम साइबेरिया कहते हैं। यानी बेसिकली इसका जो राइट मोस्ट एंड है, यानी ये वाला जो रीजन है, दिस इज़ बेसिकली द पैसिफिक ओशन। लेकिन इसको थोड़ा सा हम फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे अपनी स्लाइड के लेफ़्ट पे, और वो जो ये रीजन है, यानी ये जो डिवीज़न है बेसिकली, यानी ये चंद माइल्स की, आई थिंक 54 माइल्स का डिस्टेंस है, जो कि अमेरिका की रियासत अलास्का और रशिया के यानी साइबेरियन रीजन के दरमियान है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट वो इलाका होता है जो एक समंदर का एक यानी दरिया जितना चौड़ा एक पार्ट जो है वो दो इलाकों को डिवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ तो ये बेरिंग सी है, लेकिन बेसिकली दिस इज़ पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। तो यानी कहने का मतलब ये है कि राइट साइड पे जो रशिया है वो ऑल द वे टू पैसिफिक ओशन है, और यूरॉल माउंटेन्स के जो लेफ़्ट पे रशिया है वो इसका यूरोपियन पार्ट है। यानी हम इसको अगर फर्दर मैग्नीफाई करके देखें तो यही यानी ये वाला जो रीजन हमें नज़र आ रहा था, दिस वाज द बेरिंग सी, और ये बेरिंग स्ट्रेट है, एंड ओवरऑल दिस वन इज़ पार्ट ऑफ व्हाट द पैसिफिक ओशन। अच्छा, तो जो लेंथ है या इसकी जो ब्रेड्थ है बेसिकली साइबेरिया की, वो इतनी ज़्यादा है कि आप देखें कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन कितनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन साइबेरिया को अगर हम बाय ट्रेन यानी ट्रेवर्स करना शुरू करें तो इट विल टेक अस 6 डेज़। यानी साइबेरिया के राइट मोस्ट रीजन से अगर हम ट्रैवल करें ऑल द वे टू द यूरॉल माउंटेन्स एंड बियॉन्ड, तो हमें 6 दिन लगेंगे। यानी इट विल टेक अस 144 आवर्स, 144 घंटे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 20वीं सदी के शुरू में रशिया एक बहुत बड़ी पावर रहा था, तो बड़े लोग भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किया करते थे। तो ये जो विंस्टन चर्चिल का कमेंट है ये उन्होंने 1939 में दिया था, यानी सम व्हाट इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, कि रशिया इज़ अ रिडल रैप्ड इन अ मिस्ट्री इनसाइड एन एनिग्मा। यानी रशिया एक मुअम्मा है जो कि एक
पुरस्कारियत में कैद है और जो फर्दर हैरत के अंदर डूबा हुआ है। यानी मतलब रशिया को कोई समझ नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। लेकिन 6 साल काफ़ी थे चर्चिल के लिए कि वो रशिया को जान जाएं। यानी 1945 में उन्होंने एक मज़ीद जुमला बोला कि फ्रॉम स्टैटन इन द बाल्टिक टू ट्राइटेस्टी ट्रायस्टी इन द एड्रियाटिक एन आयरन कर्टन हैज़ डिसेंडेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। अच्छा, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। यानी ये जो हमने यहाँ जुमला लिखा है, लेट्स कट इट आउट। और आगे जो बात है बेसिकली ये जो है कहना चाह रहे हैं चर्चिल, ये हमारे लिए ज़रा इम्पोर्टेंट है। आई एम कन्विंस्ड देयर इज़ नथिंग दे यानी द कम्युनिस्ट सो मच एडमायर एज स्ट्रेंथ एंड देयर इज़ नथिंग फॉर विच दे हैव लेस रिस्पेक्ट दैन वीकनेस, स्पेशली मिलिट्री वीकनेस। यानी 6 सालों में जब ये एलाइज थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, तो चर्चिल ने ये जज कर लिया था कि वही रशिया जो 1939 में एक मुअम्मा था, एक मिस्ट्री था और एक राज था, अब इन्हें यकीन हो गया कि रशिया जो है उनकी कुछ ख़ास कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, जिनमें से ये है कि वो ताकत को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ताकत को हर एक एडमायर करता है, बल्कि ताकत से ज़्यादातर लोग इंस्पायर होते हैं, खौफज़दा होते हैं, लेकिन रशियंस जो हैं दे एडमायर द स्ट्रेंथ। और देयर इज़ नथिंग फॉर विच दे हैव लेस रिस्पेक्ट दैन वीकनेस। यानी जो कमज़ोर होगा उसको तो वो कुचल कर रख देंगे, यानी मसल कर रख देंगे और निगल जाएंगे। और कौन सी वीकनेस सबसे ज़्यादा उन्हें बुरी लगती है, वो है मिलिट्री वीकनेस। यानी कोई मुल्क जो मिलिटरीली कमज़ोर है, रशिया के नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं है। और आप देखें कि यानी ये 1945 की इनकी कोटेशन है, लेकिन ये आज के दिन तक भी ट्रू है। यानी इस वक्त 2024 में हम जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप देखें कि अभी तक रशिया के बारे में ये बात बिल्कुल सही है कि इसका जो रवैया है वो चेंज नहीं हुआ। और अब बज़ाहिर तो इसकी जो लीडरशिप है वो डेमोक्रेसी का एक उसने लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो अथॉरिटेरियन है। यानी एज़ वी ऑल नो कि जो प्यूटन है वो हैज़ बिकम डिक्लेयर्ड दी टसार ऑफ, या जो भी कह लें, असल तो टसार ही होता है ना, यानी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फॉर हिज लाइफ। अच्छा जी, तो हम ज़रा आगे चलते हैं। और जो यूरोल माउंटेन्स हैं, यानी जो मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट चले हम ये कर लेते हैं, एंड लेट्स एनोटेट इट विद डिफरेंट कलर। यानी ये जो इनकी लेंथ है ये 1000 मील है, यानी 1000 माइल्स। यानी रशिया की जो एक तरह से हम हाइट कह लें, यानी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो कितनी है, 1000 मील है। यानी यूरोल माउंटेन्स की लेंथ 1000 माइल्स है। और आप ये देखें कि ये यूरोप और रशिया के दरमियान एक नेचुरल यानी बाउंड्री है, सॉरी यूरोप और एशिया के दरमियान। यानी इसके माउंटेन्स के लेफ़्ट पे जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूरोप है, और राइट पे क्या है, एशिया है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रशिया को कभी भी इसकी यूरोपियन साइड से फ़तह नहीं किया जा सका। यानी जिसने भी यूरोप की साइड से रशिया को कॉन्कर करने की ट्राई की है, वो हमेशा उसने शिकस्त खाई है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यानी आप मॉस्को तक पहुँचते पहुँचते, यानी मॉस्को यहाँ पे करके है, तो यानी दिस वे, तो यानी अगर आप यहाँ यानी अगर आप यूरोप से स्टार्ट करें और यूरोप से यहाँ मॉस्को तक पहुँचने की कोशिश करें, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यानी बिल्कुल प्लेन है, यानी फ्लैट लैंड है। यानी जो यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया, यानी दिस इज़ फ्लैट लैंड, यानी कोई इसमें पहाड़ी नहीं, कोई और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल यानी ये प्लेट की तरह फ्लैट है। तो जब हम मॉस्को तक पहुंचते हैं, यानी मॉस्को मोर और लेस यहाँ पे, लेट्स एनोटेट इट विद अ डिफरेंट कलर, यानी मॉस्को यहाँ पे करके है। तो मॉस्को तक पहुँचते पहुँचते यानी ये जो लेंथ, यानी ये जो डिस्टेंस है कवर करना, यानी इतना ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ जाता है कि अपनी सप्लाई लाइंस को यानी एक्टिव रखना या मेंटेन रखना जो है वो एनिमी के लिए या इंस्टिगेटर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि वो मतलब ट्रैवल करके इतना ज़्यादा आना पड़ जाता है कि यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए आप लड़ रहे हैं, मतलब एट दिस पॉइंट जस्ट बिफोर मॉस्को, तो आपके पास अगर वो मतलब आर्मरी ख़त्म हो गई है आपके पास, तो वो पीछे से सप्लाई लाइन को पहुँचते पहुँचते इतना वक्त लग जाएगा कि आपको रशिया ने यहाँ से क्या कर लेना है, कॉन्कर कर लेना है।
तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि रशिया को कभी इस साइड से फ़तह नहीं किया गया, क्योंकि मतलब रशिया के पास इतनी ज़्यादा रियल एस्टेट होती है कि मतलब जो लेफ़्ट से जो भी आ रहा होता है वो बिल्कुल ओपन उनके लिए टारगेट होता है। और जैसे कि किसी भी मतलब अगर आप जगह पर छुप कर डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। और हम सब ये भी जानते होंगे कि यानी जब 1789 में इनकलाब फ़्रांस आया था और उसके बाद नेपोलियन ने जो है दुनिया फ़तह करने की ठानी थी, तो उनको जब इवेंचुअली शिकस्त हुई थी तो वो कहाँ पे हुई थी? वो रशिया में हुई थी। यानी 1812 में मोहतरम क्या नाम है उनका, नेपोलियन, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, 1812 में वो जब तशरीफ़ लाए इस तरफ से फ्रॉम दी यूरोपियन साइड ऑफ रशिया अटैक करने के लिए, तो वो शख्स जो सारी दुनिया को फ़तह करता जा रहा था उसको रशिया से शिकस्त हो गई। और फिर हिस्ट्री से सबक ना सीखते हुए हिटलर ने रिपीट की ये मिस्टेक, और उनको भी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा वर्ल्ड वॉर टू में। बनता तो बड़ा वो मास्टरमाइंड था, लेकिन देख लें। अच्छा जी, ये तो हो गई रशिया की थोड़ी टेरिटोरियल इंट्रोडक्शन, एक तरह से हो गया। और ये एक दो बातें मज़ीद हैं कि जो एशियन पार्ट है रशिया का, यानी वो है 12.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और जो यूरोपियन पार्ट है वो है 4.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। यानी एक तरह से 1/3 है जो यूरोपियन रशिया है और 2/3 है वो एशियन रशिया। तो अब हम मूव करते हैं थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड ऑफ रशिया पे। तो आप ये देखें कि ये रशिया के साथ जो इसके यानी इसके बॉर्डर के साथ जो अटैच्ड हैं कंट्रीज़, फ्रॉम द साइड रशिया इज़ नीबर टू द बाल्टिक स्टेट्स, जिसमें 3 स्टेट्स आती हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इसके अलावा बेलारस, यूक्रेन, इसका तो हम सबको पता होगा, इसके साथ जंग चल रही है, और कज़ाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, एट्सेट्रा। अच्छा, जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये 3 कंट्रीज़ हैं। यानी चलें, यूक्रेन तो है ही है इम्पॉर्टेंट, यूक्रेन, बेलारस और ये 3 बाल्टिक स्टेट्स। अच्छा, अब ये तीनों जो स्टेट्स हैं, बाल्टिक स्टेट्स और बेलारस, अच्छा ये वाले जो कंट्रीज़ हैं ये नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी मिलिट्री अलायंस है जिसके मुताबिक इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, फ़र्ज़ कीजिए इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, यानी इसके जो करंट मेंबर्स हैं नेटो के, वो 32 हैं। तो नेटो का कहना है कि इन 32 ममालिक में से किसी एक मुल्क पर भी कोई मुल्क हमला करता है तो ये हमला उस एक मुल्क पर नहीं बल्कि उन 32 ममालिक पर कंसिडर किया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ वो सारे के सारे ममालिक रिटेलिएट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एस्टोनिया पार्ट ऑफ नेटो है, तो और अगर रशिया इस पे अटैक कर देता है तो क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि सारे नेटो मेंबर कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें जर्मनी है, जापान मतलब है, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, यानी जो दुनिया की सारी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो सब के सब उनका सबका रशिया पर हमला करना क्या हो जाएगा, लेजिटिमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि रशिया ने एक नेटो मेंबर कंट्री पर हमला कर दिया है। तो रशिया जो चाहता था वो ये चाहता था कि उसके हक़ में और सब ममालिक के हक़ में यही बेहतर है कि ये जो बॉर्डर में कंट्रीज़ हैं, रशिया कहता है कि हमारे साथ तो ये वादा किया गया था कि इनको नेटो मेंबरशिप नहीं दी जाएगी, यानी ये जो कंट्रीज़ हैं, और वो कहता है कि इनको ना मेंबरशिप दी जाए और ना ही कोई इस तरह का मसला खड़ा होगा कि रशिया उन पे अटैक करे या वो रशिया पे अटैक करें इंस्टिगेट करके। देखिए, रशिया पे अटैक करने का ये तरीका नहीं है कि आप कोई मतलब है ऑल आउट वॉर शुरू कर दें। यानी आप रशिया को उकसा सकते हैं कि वो आप पर हमला कर दे, और उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। तो अगर रशिया को उकसा के आपने उस पर हमला करवा लिया तो व्हाट विल हैपन, यही होगा कि आप यानी एक नेटो मेंबर कंट्री के साथ जंग में आएंगे, जिसकी वजह से फिर सारे ममालिक आप पर हमला कर देंगे।
यानी आप देखेंगे 1990s में जब सोवियत यूनियन जो है वो तहलील हुआ था, डिज़ोल्व हो गया था, तो उस वक्त जितने भी मेंबर कंट्रीज़ थे वॉरसॉ पैक्ट के, यानी वॉरसॉ पैक्ट जो है बेसिकली ये भी नेटो की तरह एक मिलिट्री अलायंस थी जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ रशिया के साथ शामिल थे और नेटो जो है उसको अमेरिका लीड कर रहा था। तो वॉरसॉ पैक्ट के जितने भी कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे किस में चले गए थे, नेटो में। ये आगे चल के हम इस पर एक स्लाइड भी देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेटो तेज़ी के साथ रशिया के को हर तरफ से घेर रहा है और रशिया जो है एक बड़ी ताकत की तरह, यानी जो ग्रेट पावर्स हैं वो अपने जो प्लान्स बनाती हैं वो 100 ईयर्स के प्लान्स होते हैं उनके, यानी वो अचानक बैठे बैठे कोई मंसूबा नहीं बना लेते, बल्कि यानी 100 ईयर्स का उनका प्लान होता है और उस प्लान को लेके वो आगे चलते हैं। तो उस प्लान के मुताबिक यानी रशिया ने ये एज्यूम किया था कि कुछ भी हो सकता है, यानी कोई ये सोच सकता था 1945 में कि जो अमेरिका की फोर्सेस हैं वो मॉस्को से चंद मील के फासले पर, यानी पोलैंड जो है, पोलैंड का यहाँ पे अमेरिका की फोर्सेस परमानेंट, यानी परमानेंट मिलिट्री बेस है अमेरिका की पोलैंड में, और यहाँ पे इनकी फोर्सेस हर वक्त मौजूद हैं। अमेरिका का रशिया के साथ कोई झगड़ा होता है तो अमेरिका को अमेरिका से ट्रैवल करके नहीं आना पड़ेगा, यहीं पोलैंड से ही वो अटैक कर देंगे रशिया के ऊपर। और इसी के साथ साथ बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वहाँ पे भी अमेरिका की जो मतलब है फ़ौज है वो स्टेशनड है। अच्छा जी, तो ये जो 3 मेंबर स्टेट्स हैं यानी एस्तोनिया, लातविया और लुथियानिया, लिथुआनिया, ये तीनों भी जो हैं इस वक्त नेटो की मेंबर्स हैं। और आप देखेंगे 1989 से 2004 तक, यानी जस्ट 15 साल, यानी 1989 से 2004 जितने भी मेंबर्स थे, यानी 1989 बेसिकली वो साल जब ये डिज़ोल्व हुआ था रशिया, सोवियत यूनियन सॉरी। तो उस वक्त जितने भी वारसा के मेंबर कंट्रीज़ थे वो सब के सब इसमें शामिल हो चुके थे 2004 तक, 15 साल के अंदर नेटो में शामिल हो चुके थे, जिसमें देखें हमने लिखे हुए हैं अल्बानिया है, बल्गेरिया है, चेकोस्लोवेकिया है, ईस्ट जर्मनी है। अच्छा, 89 में ईस्ट जर्मनी था ना, जब वो रशिया डिज़ोल्व हुआ था तभी जर्मनी जो है वो इकट्ठा हुआ था। उससे पहले जो बर्लिन वॉल आप लोगों ने सुना होगा, तो बर्लिन वॉल बेसिकली वो जर्मनी को डिवाइड कर रही थी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। तो बर्लिन वॉल गिरी थी तो रशिया डिज़ोल्व होने का एक तरह से ऐलान हुआ था। इसके साथ साथ हंगेरी है, पोलैंड है, रोमेनिया है। तो ये सब के सब क्या थे, यूएसएसआर तो सोवियत यूनिट इटसेल्फ है ना। तो इसके अलावा जितने भी ये वॉरसॉ की कंट्रीज़ थी किस में जाके शामिल हो गए, नेटो में। तो रशिया के लिए जो लाइफ है वो टफ से टफ होती जा रही थी। अच्छा जी, अब हम एक और ज़रा थोड़ा सा अपना टॉपिक चेंज करते हुए रशिया के ज़रा एरिया को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये अब अपेरेंटली हमें देख के थोड़ा अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो रकबा है, यानी उसके अंदर 2 यूएसए तो आराम से आ सकते हैं। एक यूएसए हमें नज़र आ रहा है, यानी ये जो येलो कलर में है, और दूसरा जो यूएसए है, यानी वो अगर इसी साइज़ का हम बना दें तो आप देखेंगे फिर भी कुछ रकबा रशिया का बाकी रहेगा। चलें अलास्का और हवाई भी हम डाल दें तो यानी ट्वाइस द साइज़ ऑफ यूएसए। और इसी तरह से चाइना और रशिया को हम देखें, दिस इज़ चाइना और ये रशिया है, तो इनको भी देखें तो मतलब ये ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच बन रहा है चाइना के साइज़ का भी। और यूके माशाल्लाह हमारा, ये देखें, ये अगर हमारा रशिया है और ये हमारा छोटा सा नुक्ता बेचारा जो है ये यूके है, तो इस तरह के 25 यूके जो हैं वो हमारे रशिया के अंदर समा जाएंगे, यानी इट इज़ 25 टाइम्स द साइज़ ऑफ यूके। अच्छा, तो अब हम अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा और वास्ट है। एंड अच्छा, अगर हम सेंट पीटर्सबर्ग से चलें यूरोल माउंटेंस तक, यानी ये यहाँ पे करके सेंट पीटर्सबर्ग ना, तो मॉस्को से ऊपर है, तो यहाँ से अगर हम ट्रैवल करें इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स यूरोल माउंटेंस तो ये कोई 1500 मील का फासला बनता है, 1500 माइल्स। और यानी 3000, यानी तकरीबन 3,500 किलोमीटर, क्योंकि हम किलोमीटर्स में ज़रा डिस्टेंस को ट्रैवल करना मतलब कैलकुलेट करने की आती हैं। और अगर हम यूरोल से यहाँ चलें बेरिंग स्ट्रेट तक जाएं, यानी यहाँ पे मेरा फ्राम दिस टू दिस, तो ये हमें तकरीबन 4,500 मील का सफ़र तय करना पड़ेगा। यानी यू कैन इमेजिन हाउ वास्ट एंड एक्सपेंडेड रशिया इज़, यानी ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर्स अक्रॉस
और हमने इसकी जो हाइट देखी है यूरॉल माउंटेंस की, ये 1000 माइल्स है। तो यू कैन इमेजिन कि ये कितना एक जाइंट है रशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। अच्छा, लेकिन इसकी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि ये जो 75% इलाका रशिया का एशिया के अंदर है, यहाँ पे रशिया की जो पॉपुलेशन रहती है वो सिर्फ 22% है, 72%। लेफ्ट यानी जो यूरोपियन रशिया है दैट इज़ मोर डेंस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पे 78% आबादी जो है वो रशिया की रहती है। अच्छा, अब हमारे टॉपिक को मज़ीद एक चेंज देने से पहले यहाँ पे हम एक बात डिस्कस करना चाहेंगे कि रशिया का हमेशा से ये ड्रीम रहा है, अब भी है, कि वो किसी तरह से वार्म वाटर्स तक जो है एक्सेस हासिल कर सके। वार्म वाटर्स कहाँ पे हैं? यानी जहाँ पे हमारा ये अरेबियन सी है, टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ रशिया, यानी टूवर्ड्स दी एशियन साइड। यानी रशिया ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया था इन 1979, और उस 10 सालों में उसने पूरी कोशिश की कि वो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर सके, लेकिन वो ज़ाहिर है नाकाम हुआ। तो वो अफ़गानिस्तान पर हमला क्यों करना चाह रहा था? बेसिकली दे वर ट्राइंग टू गेट नियरर एंड नियरर टू दी वार्म वाटर्स ऑफ दी एशियन साइड। अब उनको क्यों गर्म पानियों में अपने जूते भिगोने हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह जो है वो मैं अगली स्लाइड में समझ आएगी। और वो है रशिया की आर्कटिक पोर्ट्स यानी PORTS। अच्छा, जो मरमांस्क है, यानी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी रशिया की सी पोर्ट है। लेकिन आप ये देखें कि नॉर्थ पोल यानी रशिया का जो ऊपर वाला इलाका है, यानी टॉप बॉर्डर जो है, यानी यूरॉल माउंटेंस का जो नॉर्दर्न रीजन है, ये वो है। तो आर्कटिक ओशन जो है, हमें पता है कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा या सर्द समंदर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मरमांस्क पोर्ट जो है ये अवेलेबल तो है रशिया को, लेकिन इसके साथ मसाइल ये हैं कि ये सारा साल अवेलेबल नहीं होती। सारा साल ये अवेलेबल क्यों नहीं होती? क्योंकि ये फ्रीज़ रहती है साल का बहुत सारा अरसा। अच्छा, इसी तरह जो पैसिफिक ओशन पे रशिया की जो पोर्ट है व्लादिवोस्तोक, ये भी तकरीबन साल में 4 माह जो है ये तो जमी हुई रहती है यहाँ पर, यानी कोई आप यानी ट्रेड एक्टिविटी नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि सी ऑफ जापान से एनक्लोज्ड है, तो यहाँ जापान का भी कब्ज़ा है। तो रशिया जो है दुनिया में घूम फिर नहीं सकता खुले सरेआम, यानी बदमाशी नहीं दिखा सकता जिस तरह से अमेरिका दिखा सकता है। तो रशिया के लिए जो ये लेफ़्ट साइड थी, जहाँ पर वार्म वाटर्स में इसने अपने जूते गीले करने थे, वो रशिया का इस वजह से ख्वाब है कि ताकि वो पेट्रोलिंग कर सके बड़ी आसानी से सी रूट्स के अंदर, लेकिन रशिया के लिए मुमकिन नहीं होता। तो इसको जो सी पोर्ट्स मिली हुई हैं वो ज़्यादातर सारा साल क्या रहती हैं, फ्रोज़न। और ये रूल आप याद रखें कि अगर कोई ग्लोबल पावर बनना चाहती है तो उसके पास तमाम सी रूट्स का एक्सेस होना ज़रूरी है, जो कि इस वक्त सिर्फ इसके पास है। आपका जवाब दुरुस्त है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि हमने नेटो का जिक्र किया है, तो रशिया के लिए क्या था कि यूक्रेन अगर मेंबर बन गया नेटो का, तो ये रशिया के लिए रेड लाइन है। रशिया ने कहा हुआ है जी कि ये अगर आपने मेंबर बना लिया तो हम फिर दुनिया को नहीं छोड़ेंगे, ख़ुद भी मरेंगे और ख़ुद भी डूबेंगे, सिर्फ तुमको भी लिए डूबेंगे। इसको किसी तरह से भी नेटो का मेंबर नहीं बनने देना हमने। और अगर आप गौर फरमाएँ तो ये क्राइमियन पेनिनसुला जो है, ये भी इसकी भी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है दैट इज़ नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम यूक्रेन। तो इसको तो पहले ही प्यूटन ने 2013 या 14 में एनेक्स कर लिया था, और क्राइमिया का तो अपना हिस्सा इज़्ज़त के साथ उसने बना लिया था। तो नेटो वाला जो प्रॉब्लम, नेटो की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ यूक्रेन के साथ जंग में, तो उसकी वजह यही थी कि रशिया कैन नॉट अफोर्ड नेटो टू गिव यूक्रेन इट्स मेंबरशिप। अच्छा, और आपने ये भी गौर किया होगा कि क्राइमिया जो है ना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये वाला जो ब्लैक सी है, इसकी ये वार्म वाटर है, यानी दिस इज़ वार्म वाटर। तो ये जो सेवास्टोपोल की पोर्ट है, दिस इज़ द ओनली वार्म वाटर पोर्ट रशिया हैज़। और उसके पास कब आई है? जब उसने क्राइमिया को एनेक्स किया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो मेरे ख़्याल में हम मज़ीद आपको एग्जैजरेट नहीं कर सकते। दिस इज़ प्रीटी ऑब्वियस।
तो यहाँ पे अब रशिया ने ज़ाहिर है वो को घूम फिर तो नहीं सकता आज़ादाना, लेकिन उसने अपनी बहरहाल यहाँ पे बहरी बेड़े बना लिए हैं, और ताकि वो कोई इन केस ऑफ अ वॉर वो मतलब दे आर प्रिटी रेडी टू डिफेंड द लेफ्ट साइड ऑफ इट। अच्छा जी, अब थोड़ी सी गपशप हम ये रशिया और यूक्रेन का जो जायदाद का झगड़ा है इस पे भी कर लें। बेसिकली रशिया का एक लॉ है जिसके मुताबिक रशियंस की ये ड्यूटी है कि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करें जो एथनिकली रशियंस हैं, वेयर एवर दे लिव इन द वर्ल्ड। तो यूक्रेन हैपन्स टू बी अ प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे रहते हैं जो एथनिकली रशियन हैं। तो यूक्रेन ने क्या किया, मतलब चौधरी साहब बनते हुए अपने कुछ ऐसे रीजन्स जहाँ पे रशियंस बहुत ज़्यादा तादाद में रहते थे, वहाँ पर एक तो ये किया कि ऑफिशियली जो रशियन वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी ऑफिशियली रशियन डिड नॉट रिमेन दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ यूक्रेन। ये यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने एक मतलब है स्ट्रेटिजिक ब्लंडर मारा, आई डेयर से। और ये रीजन्स चूँकि वो थे जहाँ पे मतलब रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी थी, एथनिकली रशियन पॉपुलेशन भी थी, तो बैकलैश तो आना ही आना था। और हमारे प्रोपेगेंडा मास्टर प्यूटिन जो थे उनको ये मौका मिल गया कि वो यानी इस सेंटिमेंट का फ़ायदा उठाते हुए कि रशियंस जो हैं उनको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी हो गई है, क्योंकि यूक्रेन इज़ गेटिंग बोल्डर बाय द डे। अच्छा, वैसे भी जो क्राइमिया है वो रशिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है या बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो रशिया तो इसको लूज़ करना किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। एनीवेज़, अच्छा, अब ये भी हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री को या आज़ाद रियासत को अगर आप एनेक्स करते हैं या उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस हरकत में आ जाती है और वो आप पे कुछ सैंक्शंस लगाती है। किसी मुल्क पे कोई दूसरा मुल्क हमला कर दे उस पर सैंक्शंस लग जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रशिया के साथ क्या हुआ, क्या उस पर सैंक्शंस लगीं या नहीं, और अगर लगीं तो कितनी सवीयर थी, नहीं लगीं तो या कम सवीयर थी तो क्यों कम सवीयर थी, ज़्यादा सवीयर क्यों नहीं थी। तो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहली बात तो ये है कि यूरोपियन यूनियन ने कुछ सैंक्शंस तो लगाई थी रशिया पे, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड सैंक्शंस थी। इस मेहरबानी की वजह क्या थी? इस मेहरबानी की वजह ये थी कि रशिया पर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ डिपेंड करते हैं एनर्जी सप्लाई के लिए। यानी रशिया इस वक्त आई थिंक बारिंग अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का सप्लायर है, और ये अर्ली 2000s में यहाँ पर डिस्कवर हुई थी, जिसके बाद रशिया ने रीबिल्डिंग शुरू की अपनी। तो जो यूरोप है वो डिपेंडेंट है बड़ी बुरी तरह रशिया पर अपनी एनर्जी नीड्स को लेके। तो ये जो हम दो रेड लाइंस देख रहे हैं, एक रेड और एक डार्क रेड, तो बेसिकली ये हैं नॉर्ड स्ट्रीम्स, इनको बोलते हैं नॉर्ड स्ट्रीम और नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो यहाँ से गैस की सप्लाई थ्रू द बाल्टिक सी रीजन यानी अंडरग्राउंड गैस की सप्लाई रशिया से होते हुए जर्मनी तक डायरेक्टली जाती है। और जर्मनी जो आपको पता है वो यूरोप का जो है हार्ट है, यूरोप का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है। और इसी तरह से एस्तोनिया, लातविया और रास्ते में लिथुआनिया को भी ये दे देते हैं। फिनलैंड को भी जाती है रशिया की गैस की सप्लाई, बेलारस को भी जाती है। यूक्रेन तो फिर चले अपना बच्चा हो गया ना, तो उसको भी दे देंगे यार। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ज़रा इसको मज़ीद एक्सपैंड करके हम देख रहे हैं कि दिस इज़ सेंट पीटर्सबर्ग, यानी ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है रशिया का, वेस्टर्न रशिया, यानी दिस इज़ टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ यूरल माउंटेन्स। और यहीं से हम सप्लाई करते हैं एस्तोनिया को, फिनलैंड को, लातविया को और लिथुआनिया को, यानी ये तीन जो हैं बाल्टिक स्टेट्स हैं। तो ऑल दीज आर सप्लाइड दी नेचुरल गैस रिसोर्सेज फ्रॉम रशिया। ट्रैवल कर रही है गैस की पाइपलाइन, रशिया का जब मूड ख़राब हुआ उसने ऑफ़ कर देना बटन और हम सबके यहाँ खाना पकना बंद हो जाएंगे। तो वी कांट अफोर्ड टू मतलब बी स्मार्ट या बी एग्रेसिव टू रशिया। और एक्चुअली इस वक्त गैस और ऑयल ही रशिया के जो हैं मोस्ट पावरफुल वेपन्स हैं। उसको तो अब आप छोड़ देना, वो जो क्या कहते हैं एटॉमिक वेपन्स हैं, वो तो किसी काम के, मतलब वो काम के तो हैं, मेरा मतलब है एक डिटेरेंस का थ्रेट तो है, लेकिन असल ताकत ये है जब चाहे आपने रेट बढ़ा दिए, जब चाहे आपने गैस पाइपलाइन बंद कर दी,
तो या धमकी दे दी, धमकी देंगे तो मेरा मतलब है सारे ममालिक घुटने टेक देंगे जो इस पर डिपेंड कर रहे हैं। और आपके जितने अच्छे रिलेशंस रशिया से होंगे उतनी कम आपको पे करना पड़ेगी गैस की प्राइस। तो आजकल जो हमारे साथ सूरत हाल हो रही है, मेरा ख्याल है हमारे रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो ठीक नहीं हैं। अच्छा, और रशिया को ज़ाहिर है इस चीज़ का पता है कि प्राइस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो प्राइस कंट्रोल की पॉलिसी को इस एग्रेशन के साथ रशिया यूज़ करता है कि बाकी ममालिक कुछ कर नहीं पाते, यानी या अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये जो ममालिक यानी रशिया की इस बदमाशी से तंग आए हुए हैं, वो एक लॉन्ग टर्म प्लान ज़रूर बना रहे हैं। और वो लॉन्ग टर्म प्लान ये नहीं है कि मतलब हम कहीं और से गैस की पाइपलाइंस लेना शुरू कर दें, नहीं, बल्कि इसका जवाब है एक पहेली, यानी उसका नाम है पोर्ट्स। यानी वो ममालिक जो रशिया से तंग आए हुए हैं वो ऑल्टरनेट पाइपलाइंस नहीं ढूंढ रहे, बल्कि वो पोर्ट्स बना रहे हैं। अब पोर्ट्स बनाने से उनके यहाँ गैस कैसे आ जाएगी, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि आपको थोड़ा सा सोचने का मौका देते हैं, कि आप सोचें कि ऐसा क्यों है कि रशिया जो है वो उससे मुकाबला करने के लिए कंट्रीज़ पोर्ट्स बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक विजुअल डिपिक्शन है फ्रॉम रशिया टू फिनलैंड, कि यहाँ से गैस पाइपलाइन जा रही है। और ये एक ओवरऑल मैप है, यानी जो कि शो कर रहा है कि रशिया से आप एज़ फार एज़ यूनाइटेड किंगडम, ये चुनना सा जो बच्चा है यूके, इसको भी रशिया गैस सप्लाई करता है। कैन यू इमेजिन कि रशिया से कितना ज़्यादा फासला है यूके का, और कितने कंट्रीज़ को बाईपास करके जाना पड़ता है। स्टिल यूके रशिया का दुश्मन होने के बावजूद 13%, 13% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स वो रशिया से लेकर पूरी करता है। अच्छा, अब ये रशिया से जो निकल के, ये देखें हमने एरोज़ भी लगाए हुए हैं, यानी ईस्ट टू वेस्ट जो है, यानी टूवर्ड्स द वेस्ट, जो ये इतनी सारी पाइपलाइंस जा रही हैं, ये कुछ गैस की हैं, कुछ ऑयल की हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो किसकी हैं, द गैस पाइपलाइंस। तो और बहुत सारी जो पाइपलाइंस हैं वो ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो 3 अदद हैं, एंड लेट्स सी देम वन बाय वन। पहली तो ये माशाल्लाह, ये इतनी खूबसूरत सी ये पाइपलाइन हमने आपके लिए बनाई है। दिस ट्रेवल्स फ्रॉम रशिया ऑल द वे टू जर्मनी। अच्छा, ये बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी को जाती है, इसको नॉर्थ स्ट्रीम रूट कहते हैं, और ये डायरेक्टली जर्मनी में जाती है। और उसके बाद जो है यानी दूसरी जो आती है बेलारस से होते हुए, यानी देखें दिस इज़ मॉस्को एंड दिस इज़ बेलारस, कटिंग थ्रू बेलारस इज़ द यमाल पाइपलाइन, जो कि पोलैंड और जर्मनी दोनों को फीड करती है। यानी जो नॉर्थ स्ट्रीम थी सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए जा रही थी, वो डायरेक्टली यानी जर्मनी में जाती है, वो भी जर्मनी की ज़रूरियात पूरी कर रही है। जबकि यमाल पाइपलाइन जो है ये बेलारस से होते हुए पोलैंड को जाती है, पोलैंड को भी सैराब करती है और जर्मनी की भी ज़रूरियात पूरी करती है। तो आपकी जर्मनी की डिपेंडेंस आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरी कौन सी है, जो कि रशिया से होते हुए टर्की जाती है। माशाल्लाह, हमारे एर्तुरुल बी के पास जाती है। तो हलीमा सुल्तान के घर में जो खाना पकता है वो रशिया की भेजी हुई गैस से पकता है। तो और ये ब्लू स्ट्रीम जो है, इसको ब्लू स्ट्रीम कहते हैं, यानी ये जो रशिया से आ रही है टूवर्ड्स टर्की, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ब्लू स्ट्रीम। तो ये टर्की भी डिपेंडेंट है, यानी रशियन गैस पे। अच्छा जी, तो अब वक्त आ गया उस पहेली का जवाब देने का, और पहेली का जवाब है ये। अब ये साहब कौन है? ये साहब हैं, इनका नाम है शेल, SHALE, शेल। अच्छा, तो ये आप ज्योग्राफी के वैसे मास्टर्स हैं चूँकि, तो आप जानते हैं क्योंकि ये अपेरेंटली एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो इस सेडिमेंट्री रॉक में से जो गैस निकाली जाती है वो एक पूरा प्रोसेस होता है, तो वो जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट ऑप्टेड फॉर ज्योग्राफी एज योर ऑप्शनल। तो शेल गैस जो है वो बेसिकली शेल से निकाली जाती है, और ये प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है?
रशिया के पुराने दुश्मन से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेल गैस प्रोड्यूसर जो है वो अमेरिका है, और अब वो एक विन विन स्ट्रेटजी लेके आ चुका है आपके लिए मार्केट में, ताकि आप रशिया का मुकाबला कर सकें। तो यहाँ पे हमारी जो बात हुई थी पोर्ट्स वाली, अगर आपको याद हो, पोर्ट्स, तो ये अब ज़रा मीनिंगफुल हो जाएगी। तो आप ये देखें कि शेल गैस बेसिकली है क्या। ये एक ऐसी गैस है जिसको आप पहले तो करेंगे लिक्विफाई, और फिर अटलांटिक से अल्लाह के नाम पे भेज देंगे टूवर्ड्स यूरोप। अटलांटिक से आप यूरोप भेज देंगे, और लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में वो यूरोपियन कंट्रीज़ में कहाँ आएगी, छत से तो नहीं गिरेगी ना, मतलब आसमान से, तो वो उनके पोर्ट्स पे आएगी, जहाँ पर वो उसको रिसीव करेंगे और उसको वापस कन्वर्ट कर देंगे गैस में, लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ शेल गैस इनटू द नेचुरल गैस। तो ये फार्मूला है जो यूएसए ने हमारी खिदमत अक़दस में पेश किया, ताकि हम रशिया की जो ये बदमाशी है इसका किसी तरह से मुकाबला कर सकें। कितना हमदर्द है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका हमारा कितना हमदर्द है पूरी दुनिया का। तो इस लॉन्ग टर्म डेंजर को, जैसे देखें ना, उन्होंने 100 साल का सोचा हुआ है, तो अब लॉन्ग टर्म डेंजर का सोचते हुए उन्होंने कहा है जी कि एलएनजी जो है उससे तो बहुत ज़्यादा सस्ती है हमारी गैस। तो ये बात दुरुस्त भी है कि कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकती ये शेल गैस जो है रशियन गैस को, लेकिन प्राइस नेगोशिएशन या फॉरेन पॉलिसी टर्म्स में रशिया के लिए ज़रा मुश्किलात ज़रूर खड़ी कर देगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रशिया। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है रशिया के बारे में जहन में रखने की, वो ये है कि इट डजेंट मैटर इफ़ द आइडियोलॉजी ऑफ दोज इन कंट्रोल इज़ टसारिस्ट, कम्युनिस्ट और क्रोनी कैपिटलिस्ट। यानी ये मैटर नहीं करता कि रशिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, यानी उसकी आइडियोलॉजी क्या है। एंड इट ऑल्सो डजेंट मैटर वेदर रशिया इज़ बीइंग रूल्ड बाय पीटर द ग्रेट, स्टालिन और प्यूटिन। कोई भी उसको रूल कर रहा हो, ये भी मैटर नहीं करता। तो मैटर क्या करता है भाई, मैटर ये करता है कि पोर्ट्स हमेशा फ्रीज होंगे, चाहे प्यूटन हो चाहे टसार हो। और जो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है रशिया का, वो अभी तक फ्लैट है, हमेशा फ्लैट था और हमेशा रहेगा। यानी जो ज्योग्राफी है रशिया की, दैट विल डिक्टेट इट्स फॉरेन पॉलिसी फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ, और उसी ने ही इसकी फॉरेन पॉलिसी को पास्ट में भी डिक्टेट किया है। तो प्यूटिन के आने से वो जो आर्कटिक ओशन की जो पोर्ट है वो ज़ाहिर है गर्म नहीं हो जाएगी, उसने जमना ही जमना है, और मरमांस्क है जो, और इसी तरह से जो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है वहाँ का जो ख़तरा है वो कायम रहेगा ही रहेगा। तो दैट्स हाउ वी कॉल इट रशिया द प्रिजनर ऑफ इट्स ज्योग्राफी। तो दिस कंक्लूड्स आवर फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, पसंद नापसंद तो मतलब वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।